Okay, good morning, all of you. Very, very good morning. Quickly check if I'm live or not, if I'm audible, visible or not. Yep. Okay, good morning. We'll just wait for another 1 or 2 minutes for everyone to join and then we'll quickly start. Good morning, Dipansh, Jamun Maya, Shravani Joshi, Minakshi. Good morning, all of you. So, all in all, it was a very tiring day yesterday. Too much tired, man. Can't tell you. सुबह 8 बजे आप लोगों की क्लास थी, 11 बजे फाउंडेशन की क्लास थी. क्लासेस लेने के बाद 12:30 बजे से जो काम पे लगे, तो वी केम बैक टू होटल एट 12:30 AM. मतलब रात के 12:30 बजे वापस पहुंचे. सो एक्सट्रीमली टायर्ड एंड एंटायर बॉडी इज पेनिंग. नींद पूरी नहीं हुई है और आज का दिन भी ऐसा ही होने वाला है. बट ऑल सेट एंड डन, इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट. तो चल क्या रहा है, तो वो सब आपको पता चलेगा 7 तारीख को. ऑफलाइन वाले बच्चों को शायद पहले पता चल जाए क्योंकि उन लोगों से मैं मिलूंगा, लेकिन बाकी बच्चों को पता चलेगा 7 तारीख को. हाँ, सही कहा रितिका जी, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया. लेट्स वेट फॉर 1 or 2 more minutes एंड देन विल स्टार्ट विद अवर सेशन. गुड मॉर्निंग हसमुख भैया, गुड मॉर्निंग खुशी. गलत बात है बताना, उनको ही बताना. अब गलत बात तो ये भी है कि मैं ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए इंडोनेशिया से बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आया हूँ. बहुत सारी चॉकलेट्स. हाँ, ऐसे समय में लैग होता है. यू आर राइट. हम्म. चलो शुरू करें. तो लास्ट कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज करने बचे हैं हमारे, वो कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं डाउट्स यहाँ पे परस्यू कर लूंगा. What are we doing today? Let me give a brief up. It's lecture number 25 today, and in cost and management accounting, in today's class, we are revising the topic of material cost. Yesterday we had a session, maybe 1.5 hour session, और आज भी तकरीबन हमारा उतना सेशन रहेगा जहाँ पर हम इस टॉपिक को रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे. लैग हो रहा है. ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको भी लैग हो रहा है क्या? घोर लैग. व्हाट इज दिस घोर लैग? व्हाट डू यू मीन बाय घोर लैग? लेट मी चेक. Check all of you. Is it fine now? ठीक है. तो कल हम लोगों ने बाकी सारे कंसेप्ट्स रिवाइज किए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इन्वेंट्री लेवल्स यहाँ पर हमने रिवाइज किया था. लास्ट कंसेप्ट दैट वी रिवाइज्ड वाज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, जहाँ फॉर्मूला हमने देखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. इंडोनेशिया के ब्लॉग्स आज रात से चालू हो जाएंगे 8 बजे से, है ना. नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग क्यों निकालते हैं? बिकॉज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल इन्वेंट्री आइटम्स हैं, तो उन मल्टीपल इन्वेंट्री आइटम्स में से कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जो कि स्लो मूविंग है, कौन सी है जो कि फास्ट मूविंग है या नॉन मूविंग है. तो इट इज जस्ट एन टूल टू डू एन एनालिसिस कि मेरे पास जो इन्वेंट्री आइटम्स है वो इन्वेंट्री आइटम्स का मूवमेंट कैसा है, ताकि मुझे अपने बिजनेस में उसकी प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प हो. काफ़ी बार ऐसा होता है हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसका कंजम्पशन नहीं होता है, तो फिर या तो वो पड़े पड़े वेस्ट हो जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद हमें उसे फेंकना पड़ता है बाहर. तो अननेसेसरी इट्स वेस्ट ऑफ मनी, है ना. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ये एक टूल होता है. और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, जैसे कि मैंने रेगुलर क्लासेस में भी कहा था, क्लासिकल एग्जाम्पल होता है हमारा घर का किचन, और स्टोर मैनेजर का क्लासिकल एग्जाम्पल होता है हमारी मम्मी. बिकॉज यार अगर आप देखोगे तो हमारे घर के किचन में फूड ग्रेन्स, मसाले,
ये वो, इन सब के अलावा कितना टाइप का सामान होता है, कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, है ना। और मम्मी बिल्कुल स्टोर कीपर की तरह ही काम करते हैं, अलग अलग बिन्स में, कंटेनर्स में उसको मेंटेन करते हैं। कुछ घरों में कंटेनर्स के ऊपर स्टिकर लगाकर उसमें नाम लिख के रखते हैं किसमें क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। मम्मी इस तरीके से मैनेज करती है कि जहाँ गैस होता है और गैस के पास जहाँ मम्मी खड़े होके कुकिंग करती है, तो उनके रेंज में जहाँ वो हाथ डालकर कोई भी डिब्बा निकाल सके, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ों के डिब्बे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको मम्मी अपने क्लोज विसिनिटी में रखती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो चाय शक्कर का डब्बा जो है, कॉफ़ी का डब्बा जो है, वो नॉर्मली गैस के पास रखा जाता है, ताकि जब भी चाय बनानी हो और कॉफ़ी बनानी हो तो वो सामने के सामने बस डब्बा उठाया और रखा। वो सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है, जैसे कि इडली का बैटर हो गया या फिर कोई और चीज़ होगी जो ओकेजनली बनती है, तो उसका डिब्बा जो थोड़ा दूर रखा जाता है, बिकॉज लॉजिक बहुत सिंपल है कि हर रोज काम नहीं पड़ता है ना। फिर कब ऑर्डर करना है, पापा को कब ये याद दिलाना है कि भाई साहब अब दाल खत्म हो गई है, अब चावल खत्म हो गए हैं, आपको लेकर आना है, वो है री ऑर्डर लेवल। डिब्बे के अंदर मैक्सिमम कितना भरना है, मैक्सिमम लेवल, कम हो जाए तो मिनिमम लेवल। तो हमारी मम्मी जो है वो स्टोर कीपर का क्लासिकल एग्जाम्पल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टोर मैनेजमेंट का एकदम जीता जागता सबूत है, एग्जाम्पल है। फिर हम लोगों ने देखा कि हाउ मच टू ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर, आई मीन क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। तो क्वांटिटी टू बी ऑर्डर के केस में हमने देखा कि दो तरीके के अजम्पशंस होते हैं। एक, पहला अजम्पशन वेयर द परचेज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कोई भी तरीके का क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, वेयर परचेज प्राइस चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो जब परचेज प्राइस चेंज नहीं होती तब हम लोग जो मॉडल यूज करते हैं वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला है रूट ऑफ 2AO upon C, where A stands for annual consumption of raw material, O stands for ordering cost per order, and C stands for CUCPA, carrying cost per unit per annum. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालते हैं? इट इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, जो भी क्वेश्चन में दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हर बार आपका यूनिट कॉस्ट चेंज ना हो। मतलब अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली, हमारे आसपास में जितने भी बिजनेसेस हैं, आपको नहीं लगता बल्क डिस्काउंट इज अ रियलिटी? इसका मतलब ये है थोक विक्रेता, होलसेल विक्रेता, होलसेल सेल्स, दैट्स ट्रूली रियलिटी। आप मार्केट में जाते हैं और अगर एक साथ ज़्यादा पीसीस परचेज करते हैं तो आपको सर्टनली कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। मगर आपको डिस्काउंट मिला तो आपकी परचेज प्राइस चेंज हो जाएगी, और अगर आपकी परचेज प्राइस चेंज होगी तब तो माय गॉड, EOQ मॉडल काम करने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें डिसाइड तो करना है कि व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन एन ऑर्डर। तो वहां पर हम लोग एक कंपैरेटिव टेबल बनाकर उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 मैंने कंपैरेटिव टेबल पे दिया है। दोनों क्वेश्चन को फटाक से रफ के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेशन सब जने पूरी तरह करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन सभी जने चेक करते हैं। X Limited is reviewing its stock policy and has the following alternatives available for evaluation of stock. ये ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स दी है। क्या अल्टरनेटिव्स है पढ़िएगा। परचेस ट्वाइस इन अ मंथ टू 400 यूनिट्स, परचेस ट्वाइस इन अ मंथ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक साल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। तो अगर मैं हर महीने में 2 ऑर्डर्स प्लेस कर रहा हूँ ट्वाइस अ मंथ, और एक साल में होते हैं 12 मंथ्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 24 ऑर्डर्स। और एक ऑर्डर का साइज है 400 यूनिट्स। तो मैं अगर मेरा एनुअल कंजम्पशन निकालना चाहूँ तो एनुअल कंजम्पशन कैसे आएगा? 24 इंटू 400, दैट गिव्स यू 9600। चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? परचेज मंथली। तो मंथली मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे 12 और ऑर्डर का साइज होगा 800। एक बार चेक कर लेना कि 800 into 12 is it still coming 9600? The moral of the story is your annual consumption remains unchanged. What you are changing is only the configuration. You are changing the order size, and on the basis of change in order size, your number of order also changes accordingly. That's all you need to see. थर्ड, परचेज एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में एक परचेज करना है। तो एक साल में होंगे 4 ऑर्डर्स, तो 4 into 2400, yes it is matching 9600। परचेज 6 मंथली,
So number of orders will become 2 and 4800 into 2 will become 9600 and purchase annually, so number of order will become 1 and the order size is 9600. Now this thing is very clear even though we haven't done calculation, but ये तो हमें बिल्कुल समझ में आती है कि दोस्तों अगर मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, अगर मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, जैसे कि लास्ट ऑप्शन एक ऑर्डर 9600 यूनिट का, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बहुत कम होगा लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई होगा। वर्सेस अगर मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे, फर्स्ट अल्टरनेटिव जहां पे मैं एक साल में 24 ऑर्डर्स प्लेस कर रहा हूं, तो फिर 24 ऑर्डर्स इन अ ईयर माय ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी वेरी हाई बट माय कैरिंग कॉस्ट विल बी लेस। अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर मेरी ये दोनों कॉस्ट सबसे मिनिमल हो, मतलब टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमल, और वो मेरा रीऑर्डर पॉइंट होगा। ठीक है, it is ascertained that the purchase price per unit is 40 for deliveries up to 2000 units. A discount of 5% is offered by a supplier on the whole order when deliveries are 2001 to 4000 units. एक सेकेंड, अब यहां पर आपको कुछ टेबल दिया है। क्या टेबल दिया है कि भैया जी अगर आपका ऑर्डर साइज जो है, अगर आपका ऑर्डर साइज अप टू 2000 यूनिट्स होता है तो आपकी यूनिट प्राइस जो है वो है 40 रुपीज। यूनिट प्राइस मतलब एक यूनिट की प्राइस है 40 रुपीज। अ डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड, तो 40 रुपए पे माइनस 5% मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 38 में मिलेगा अगर आपकी डिलीवरी का साइज है, ऑर्डर का साइज है 2001 से लेकर 4000 यूनिट्स तक का। ठीक है, and 10% reduction on total orders for delivery exceeding 4000 यूनिट। और अगर 4000 यूनिट के ऊपर डिलीवरी साइज है तो 40 रुपए पर 10% डिस्काउंट, मतलब यहाँ पर 36 रुपीज में ही हमें ये पड़ने वाला है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट्स तो मिल रहा है ना। अब क्वांटिटी डिस्काउंट्स का मतलब आप कहोगे सर एनुअल कंजम्पशन एनुअल ऑर्डर तो उतना ही है ना 9600, तो फिर डिस्काउंट कैसा। एक ऑर्डर में अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि हमें ये पांचों ऑप्शंस में कौन सा प्राइस लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ 400 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ, वेयर आई एम ऑर्डरिंग ओनली 400 यूनिट्स इन एन ऑर्डर। हाउ मच इज गोइंग टू बी माई यूनिट प्राइस, 40 रुपीज। 800 रुपीज पे भी, 800 यूनिट्स पे भी 40 रुपीज। 2400 यूनिट्स जब मेरा ऑर्डर साइज होगा तो मेरा प्राइस एप्लीकेबल होगा 38। 4800 यूनिट जब होगा तब होगा 36 और 9600 पे भी कितना होगा 36। तो अब मुझे पता चल गया कि इन पांचों अल्टरनेटिव्स में व्हाट विल बी द एप्लीकेबल प्राइस फॉर मी, मुझे ये समझ में आ गया और अकॉर्डिंगली अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस भी कर पाऊंगा। ठीक है, ईच परचेज ऑर्डर इंकर्स एन एडमिन कॉस्ट ऑफ ₹250, तो ये हो गया हमारा ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 250। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड स्टोरेज कॉस्ट आर 12.5 पर यूनिट, पर यूनिट। तो कक पु पा, अभी ये कक पू है, पर यूनिट पू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर स्टोरेज कॉस्ट आर ₹12.5 ऑफ एवरेज स्टॉक क्वांटिटी हेल्ड। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कक पुप्पा मान सकते हैं 12.50। कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, ऑप्टिमम का मतलब होता है मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज। अब मुझे बताओ क्या मैं चाह कर भी यहाँ पर ईओक्यू का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या। ऑब्वियसली वैल्यूज आप लगा सकते हो बट वो यहाँ पे आंसर नहीं दे पाएगा आपको। जैसे सर आप तो कहोगे सिंपल लगा दो वैल्यू, 2 इंटू ए 9600 इंटू ओ 250 डिवाइडेड बाय कक पुप्पा भी दिया है 12.50। ठीक है, तो आप तो आंसर निकाल दोगे 2 इंटू 9600 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 12.5 और इसका मैं रूट लेता हूं तो वो कुछ आता है 620 यूनिट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से तो आप ऐसे आंसर निकाल देंगे लेकिन ये मॉडल यहाँ पे काम नहीं करेगा। और काम इसीलिए नहीं करेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इस मॉडल के अंदर प्राइजेस हो रही है चेंज। समझ में आ रहा है, द प्राइसेस आर गेटिंग चेंज, और क्योंकि प्राइस चेंज हो रही है तो आप ईओक्यू मॉडल यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, इज दिस क्लियर। इंटरनेट इशू हो रहा है, आपको ब्लर आ रहा है। I don't know यार, why is it happening?
Is it fine on YouTube for those students, offline students who are watching on YouTube? Is it fine for them? यार एक लिंक लगती है ना और फिर ये लिंक ब्रेक हो जाती है. भाई दोनों इंटरनेट कनेक्शन तो बहुत अच्छा है यार. Just a minute. ठीक है, क्लियर हो गया. Now, what to do? Now we have to do a calculation. For this, we have to prepare a statement. अब ये जो स्टेटमेंट बनाएंगे, ये स्टेटमेंट किस चीज का बनाएंगे? या लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो हमें स्टेटमेंट इस चीज का बनाना है कि ये जो 5 अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है, इन पांचों अल्टरनेटिव्स पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी. और अब जब मैं कहूंगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में 3 कॉस्ट आनी चाहिए. एक बेसिक कॉस्ट, मतलब बेसिक कॉस्ट मतलब 9600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय दी कॉस्ट पर यूनिट. और बेसिक कॉस्ट इसलिए लेंगे क्योंकि पांचों ऑप्शंस में कॉस्ट चेंज हो रही है. सेकंड कॉस्ट होगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं. तीसरी कॉस्ट होगी टोटल कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट इसलिए चेंज होगी बिकॉज एवरेज इन्वेंट्री चेंज हो रही है ना. तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाऊंगा कुछ इस तरह. सबसे पहले मैं निकालता हूँ बेसिक कॉस्ट. बेटा जी बेसिक कॉस्ट का फंडा बहुत सिंपल है, एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट. वी नो दैट आवर एनुअल कंजम्पशन इज 9600, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट इज चेंजिंग. इफ यू लुक एट ईयर 40 40 38 36 36, तो फर्स्ट ऑप्शन में 40 रुपीज के हिसाब से 9600 यूनिट्स पे कॉस्ट आएगी. यही बेसिक कॉस्ट आएगी सेकंड ऑप्शन में. थर्ड ऑप्शन में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, चेक करिएगा. 38 रुपीज का रेट एप्लीकेबल होगा. सर रेट कहाँ से मिला? ये देखो टेबल हमने बनाया था. एग्जाम में टेबल बनाना नहीं बनाना, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए बनाया. और लास्ट के दो ऑप्शन में कौन सा रेट लगेगा? 36 रुपीज का रेट लगेगा, बिकॉज 10% का डिस्काउंट है. ठीक है, अब आते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे. हमें पता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज 250 रुपीज. ठीक है, उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ. तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए हैं उसको सिंपली 250 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहां पर आपको मिल गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अंडर ऑप्शन 1 2 3 4 5. पांचों ऑप्शंस के अंदर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको मिलती है. फिर आते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट पे. अब समझना वापस, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमने क्या देखा है? टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंटरी मल्टीप्लाइड बाय कक पुप्पा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. वापस सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं. हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2. तो whatever is my order size, I'll divide by 2 to get the average inventory multiplied by kakpuppa. So order size हमारे पास यहाँ पर है 400. I want each and everyone to take on your calculators, correct? तो 400 divided by 2. देखो बेटा सिमरन, it is not always EOQ divided by 2 because it is not always that EOQ is the only order size like this question है ना. So 400 divided by 2, 200 multiplied by 12.5. चेक करिएगा, इज इट कमिंग 2500. सेकेंड ऑप्शन में ऑर्डर साइज है 800. 800 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 400 इंटू 12.5. चेक करिएगा 5000 आ रहा है क्या? यहाँ पे ऑर्डर साइज है 2400 डिवाइडेड बाय 2 होता है 1200 इंटू 12.5. चेक करिएगा 15000 आ रहा है क्या? यहाँ पे ऑर्डर साइज है 4800 डिवाइडेड बाय 2 होता है 2400 मल्टीप्लाइड बाय 12.5. ये चेक कीजिएगा 30,000 रुपए आ रहा है क्या? और लास्ट में 9600 इज द ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4800 मल्टीप्लाइड बाय 12.5. चेक कीजिएगा 60,000 रुपीज आ रहा है क्या? आया सबको समझ में, है ना? और अब मैं सिंपली यहाँ पर सबकी टोटल कॉस्ट लेता हूँ, और जब मैं सबकी टोटल कॉस्ट लेता हूँ तो मुझे पता चलता है इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू प्लेस 2 ऑर्डर्स इन अ ईयर. तो अगर आप ये वाला ऑप्शन देखते हैं ना, तो इस ऑप्शन में आपकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है विद एन ऑर्डर साइज ऑफ 4800 यूनिट्स. मतलब 4800 यूनिट का एक ऑर्डर साइज रखकर अगर मैं एक साल में 2 ऑर्डर्स प्लेस करता हूं, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट मतलब 3 कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट मिलाकर मेरी कॉस्ट सबसे मिनिमल आती है, सबसे लोएस्ट आती है. चेक कीजिएगा सभी जगह.
क्लियर? गुड मॉर्निंग शिवांश, गुड मॉर्निंग दिव्यता, गुड मॉर्निंग वर्मा जी। क्लियर? पक्का? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 ICAI मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है। X Limited has received an offer for quantity discounts on its materials order of materials as under। अब आपको प्राइस पर टन दिया है और नंबर ऑफ टन्स दिया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में ये जो हमने टेबल बनाया था, यही टेबल आपको यहाँ पे बनाया दिया। भाई पिछले क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमको पैराग्राफ फॉर्म में दी थी, जिसके बेसिस पर हमने टेबल बनाई थी। यहाँ पर ये बनी बनाई है कि अगर आपका ऑर्डर साइज इतना है तो ये आपका एप्लीकेबल प्राइस पर टन है, ठीक है। द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल इज 5000 टन्स। तो हमें हमारा ए यहाँ पर दे दिया गया है, ए है 5000 टन, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट्स। The delivery cost per order is 1200, तो ordering cost है 1200 and the stock holding cost is estimated at 20% of material cost per annum। अब समझना पिछले क्वेश्चन में और इसमें एक डिफरेंस ये है, पिछले क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वाज गिवन एज अ फिक्स्ड अमाउंट 12.5 रुपीज, कैन यू चेक ऑल ऑफ यू। लेकिन यहां पर कैरिंग कॉस्ट आपको दिया है एज अ परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 20% किसका होगा? बेसिक प्राइस का, 20% ऑफ यूनिट प्राइस। और दोस्तों यूनिट प्राइस कांस्टेंट न थी, यूनिट प्राइस तो यहाँ चेंज हो रही है, इट इज चेंजिंग विद द नंबर ऑफ यूनिट्स इन एन ऑर्डर। तो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला तो यहाँ पर काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। You are required to advise the purchase department the most economical purchase level। आपको परचेज डिपार्टमेंट को मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल ऑर्डर बताना है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ देयर इज नो डिस्काउंट इन प्राइस पर टन? चलो ये दूसरा सवाल है, उस पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द परचेज डिपार्टमेंट विद द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। अब एक और डिफरेंस पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में आपको ऑर्डर साइज दिया था, इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप निकाल सकते थे। इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन दी ऑर्डर साइज। मतलब वो जो 5 अल्टरनेटिव्स थे, देखो अल्टरनेटिव्स तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। अल्टरनेटिव्स तो यहाँ पर भी 5 बनेंगे। लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहां आपको 5 ऑर्डर साइज बता दिए गए थे, यहां पर वो 5 ऑर्डर साइज आपको नहीं बताए गए। तो अब क्या करना चाहिए? वो आपको अजम्पशन करना होगा। बट सर क्या उससे आंसर चेंज होगा? द आंसर इज रियली स्पीकिंग नो। तो सर फिर अजम्पशन क्या कर सकते हैं? अजम्पशन आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन टेक एनी अजम्पशन। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले। चलिए, है ना। अब मैं आपको एक आइडिया दूं, एक हिंट देता हूं। अजम्पशंस लेते समय क्या करना चाहिए आइडियल केस सिनेरियो में? थोड़ा सा दिमाग ऐसा चलाओ कि भैया मेरा एनुअल कंजम्पशन 5000 टन है, ठीक है। तो मेरा एनुअल कंजम्पशन अगर 5000 टन है तो मैं ऐसे नंबर्स लूं जिससे मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मतलब क्या। ऑब्वियसली आपके पास इसके सोल्यूशंस तो होंगे, बट मैं अभी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, इसी वाली स्लाइड को कर लेता हूँ कॉपी और लास्ट में मैं पेस्ट करता हूँ। तो आई विल चेंज द वैल्यू सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। क्वेश्चन 21/AAA/2.21, ठीक है। ये देखिए मैं सारा डेटा यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पर आता है कि सर ऑर्डर साइज को हम कैसे डिफाइन करें। मैं हूं ना, ठीक है। पहला लेवल क्या कह रहा है, योर ऑर्डर साइज इज लेस देन 500, ठीक है, लेस देन 500। मैं काम करता हूं, मैं यहां पर 250 ले लेता हूं, 250।
अब सर इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल चीज है। 5,000 मेरा एनुअल कंजम्पशन है और अगर मैं उसको 250 से डिवाइड करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पर 2020 आ जाता है। टू दी एक्सटेंट पॉसिबल मैं कोशिश कर रहा हूँ डेसिमल्स को अवॉइड करने की। सर एक बात बताओ, तो क्या मैं ऑर्डर साइज 200 ले सकता हूँ? लेके देख ले, 5,000 डिवाइडेड बाय 200, 25 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर डेसिमल आया तो कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है राजा, हमने सीखा है। अगर डेसिमल आया तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स विद डेसिमल भी ले सकते हो, विदाउट डेसिमल भी ले सकते हो, बस नीचे आपको लिखना पड़ेगा। ये सेम चीज हमने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में भी देखी थी, सेम चीज हमने यहाँ पर भी देखी है। क्लियर हो गया? तो पहला लेवल है 250 मेरा ऑर्डर साइज होगा, जिसपे 20 ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा और उसमें यूनिट प्राइस कितनी होगी? 1,200 रुपीज। ये क्लियर हो गया सबको? अब सेकेंड लेवल देखो, 5,000 एंड लेस देन 1,000, 500 एंड लेस देन 1,000, मतलब 500 से 1,000 के बीच में। ठीक है, अब 5,000 मेरा ऑर्डर साइज है, तो मैं काम करता हूँ ना, कीप इट सिंपल, मैं इसको यहाँ पर 500 ही ले लेता हूँ। आई टेक माई ऑर्डर साइज इज 500। 1,000 ले सकते हैं सर? नहीं, क्योंकि 1,000 जा रहा है नेक्स्ट लेवल में। आप देखेंगे 1,000 एंड लेस देन 2,000, तो मैं यहाँ 500 लेता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे मेरे 10 और एप्लीकेबल प्राइस हो जाएगा 1180। क्लियर हो गया? फिर तीसरा लेवल मैं लेता हूँ 1,000 से 2,000 का है, तो मैं एग्जैक्टली 1,000 ले लेता हूँ। 1,000 पे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे 5 और एप्लीकेबल प्राइस होगा 1160। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 2,000 से 3,000 मैं यहाँ पर बेस्ट है 2,500 ले लेता हूँ, जिसपे मेरे 2 ऑर्डर्स होंगे और एप्लीकेबल प्राइस होगा 1140। चेक करिएगा। और फिर लास्ट में दिया है 3,000 एंड अबाउ, मैं बेस्ट यहाँ पर ले लेता हूँ 5,000 और नंबर ऑफ ऑर्डर कर देता हूँ 1 और अमाउंट हो जाएगा 1120। चेक करिएगा सभी लोग। ये क्लियर हुआ क्या आपको? नाउ डू वन थिंग, टेक आउट योर रफ बुक ऑल ऑफ यू। ठीक है, और ये टेबल को कंप्लीट करिए आप अभी वापस। होगा आपके पास सोल्यूशन, डजंट मैटर, वापस सॉल्व कीजिए इसको। नाउ व्हेन आई हैव गिवन यू द रिक्वायर्ड डेटा, you solve it once again. I'll write the basic data for you over here. So ordering cost है 1,200 rupees, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैरिंग कॉस्ट जो है इट इज 20% ऑफ यूनिट कॉस्ट। Come on, I'll give you 5 minutes. Quickly solve this data. 5 minutes, huh? Whatever data you need is available on the screen. Take out your notebook and 5 minutes. I'll write down a timestamp over here और मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। मैं यहीं पे बैठा हूँ पर आप लोगों को 5 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। एग्जैक्टली डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ऑर्डर साइज हमको निकालना पड़ा जबकि वहां पर वो दिया हुआ था। दैट्स ऑल, और कोई चेंज नहीं। मैं भी साथ में कैलकुलेट कर रहा हूँ बट चीटिंग मत करना आप लोग। एक एक लेवल को खत्म करते जाइए।
बहुत बढ़िया, जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि कॉस्ट गिरती जा रही है। तो पहले 3 कॉलम्स में, तीसरे कॉलम में तो अभी तक तो लोएस्ट कॉस्ट है। उप्स, कॉस्ट यहाँ पर बढ़ गई। मैं देख सकता हूँ ग्राफ ऊपर आ गया है। क्या बोलते बच्चा लोग? कौन सा ऑप्शन बेटर है? कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है? सो आप अगर देख रहे हैं यहाँ कॉस्ट ज्यादा है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, मतलब ग्राफ जो है वो यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद फिर से कॉस्ट सडनली बढ़ जा रही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये सबसे लोएस्ट है, ऑप्शन नंबर 3। मतलब टू प्लेस 5 ऑर्डर्स इन अ ईयर with an order size of 1000 units. Check all of you. अब देखो, होता क्या था, जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे दिमाग में आते थे कुछ सवाल। सवाल पता है क्या आते थे? है, ये टीचर ने ना तो जानबूझ के ऐसी ही वैल्यूज ली है जिससे आंसर यहाँ पे कम आए। मेरे दिमाग में देखो काफी बार होता है टीचर इज द सॉफ्ट टारगेट टू सस्पेक्ट, है ना, बहुत सॉफ्ट टारगेट है सस्पेक्ट के लिए। तो मेरे दिमाग में क्या आता था भाई कि अगर यहाँ पर मैंने सपोज ऑर्डर साइज 100 का लिया तो, अगर मैंने यहाँ पर 400 लिया तो, अगर मैंने कोई और वैल्यू लिया तो मेरे में और आप में डिफरेंस ये है, सिंपल सी चीज है। ऋषु कह रहे हैं सर इंटरवल लिखेंगे ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? इंटरवल मतलब क्या होता है? तो मेरे दिमाग में जब ये क्वेश्चन आता था तो मैं क्या करता था, सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलता था और एक्सेल के अंदर ये फॉर्मेट बना के मैं फॉर्मूलाज लगा देता था, और फिर मेरे दिमाग में जो भी डाउट्स आते थे ना सारे सॉल्व हो जाते थे। देखो, द बिगेस्ट वे टू सॉल्व अ डाउट इज टू गो फॉर इट। जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे ना, वो सवाल कहीं ना कहीं दिमाग में आपको परेशान करता रहेगा। जिस पॉइंट पर आपने करके देख लिया ना, आपके दिमाग से वो सवाल ही चला जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि अगर ये लेवल पे किया तो क्या होगा, वो लेवल पे किया तो क्या होगा, तो कम ऑन गो फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट गो फॉर इट, करके देखो क्या फर्क पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और लगेंगे। और अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप ये करते हैं, आप देख रहे हैं ऑल फॉर्मूला ड्रिवन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप करते हैं तब तो चीजें बहुत आसान है यार, बहुत आसान है चीजें आपके लिए। एक बार फॉर्मूला लगा दिया तो फिर जितनी चाहे वैल्यूज चेंज करो, शीट विल ऑटोमेटिकली डू कैलकुलेशन, एंड आपके दिमाग में जो भी शंका गुंजाइश जो भी है ना, वो सारी की सारी वहां पर क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इजी लगा? नाउ मूविंग टू द लास्ट एंड द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेफ्टी स्टॉक की। सेफ्टी स्टॉक किया कल हमने देखा था रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या कहता है? सर टोटल कैरिंग कॉस्ट के कैलकुलेशन एक्सप्लेन, वो नहीं समझा रोजीना, एक बार वापस जाकर अब आप लेक्चर देख लो। मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया, 2 क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ आपके चक्कर में बेटा रोजीना, समझ लो। मैंने 20 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा लिखकर सॉल्व करके बताया, और ये भी पूरा करके बताया। एक काम करो बेटा, वापस जाओ और अब आपके जो मर्जी है वो लेक्चर देख लो, रेगुलर वाला देखना है या आज का रिवीजन का देखना है, चॉइस आपकी है ना। क्योंकि एक ही एक चीज तो मैं करते नहीं बैठ सकता हूँ, है ना, आगे भी बढ़ना पड़ेगा मुझे, है ना। धन्यवाद। मिचामी दुगड़म, शगुन कोठारी बनना पड़ेगा इस क्लास का। नाउ हमने कल रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखा था। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है
मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सबसे पहले तो समझते हैं रीऑर्डर लेवल मतलब क्या। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे पहुंचने पे मैं वापस ऑर्डर प्लेस करूंगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं पहले बैंगलोर रहता था और बैंगलोर से मैं इंदौर शिफ्ट हुआ। तो जब मैं बैंगलोर से इंदौर शिफ्ट हुआ था तो मैं बाय रोड आया था, ड्राइव करके अपनी गाड़ी से, अपनी खुद की पर्सनल स्वयं धर्मपत्नी के साथ। तो जब हम लोग बैंगलोर से इंदौर पहुंचे ड्राइव करके, तो ये मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आप पूछोगे किस सेंस में, तो इन द सेंस ऑफ पेट्रोल। तो मेरे पास जो गाड़ी है उस गाड़ी का पेट्रोल टैंक जो है वो है तकरीबन 70 लीटर का। 75 है बट सब जने कहते हैं एकदम पूरा नहीं भरवाना चाहिए। 70 लीटर का पेट्रोल टैंक है। और जो मेरी गाड़ी है उसका एवरेज है तकरीबन 8 का। तो 70 इंटू 8 मतलब तकरीबन 560 किलोमीटर फुल टैंक से गाड़ी चल सकती है। ठीक है, 8 से 10 के बीच का एवरेज आता है डिपेंडिंग ऑन द टेरेन एंड रोड साइज एंड ऑल। तो 70 लीटर्स पेट्रोल कार में आता है और 8 किलोमीटर का एवरेज है गाड़ी का। तो 1 लीटर में 8 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो 560 किलोमीटर गाड़ी का ड्राइव था। ठीक है, अब हम लोग जब बैंगलोर से निकले थे इंदौर के लिए तो टोटल डिस्टेंस जो दिखा रहा था होम टू होम, हमारे बैंगलोर के घर से और इंदौर में हम लोग आते ही एक होटल में रुके थे क्योंकि घर उस समय मतलब अवेलेबल नहीं था। तो होटल तक का डिस्टेंस था 1350 किलोमीटर। तो कुछ कैलकुलेशंस हम लोग घर से करके निकले थे कि 1350 किलोमीटर्स हमें टोटल ड्राइव करना है और 8 किलोमीटर पर लीटर हमारा गाड़ी का माइलेज है। तो 1350 डिवाइडेड बाय 8 मतलब मोटा मोटी हमें समझ में आ गया था कि हमें 168.75 या फिर 169 लीटर फ्यूल लगने वाला है। अब ऑब्वियसली ये 170 लीटर फ्यूल में एक साथ तो कैरी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एट अ टाइम मेरी गाड़ी में 70 लीटर आता है। तो अब अगर मैं और कुछ रफ कैलकुलेशन आपको बताऊं तो 169 लीटर डिवाइडेड बाय 70 लीटर पर फिल। पर फिल, फिल का मतलब है एक बार पेट्रोल पंप पे जाकर अगर मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हूँ उसको एक फिल कहते हैं। तो एक फिल में मैं 70 लीटर भरवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ नंबर ऑफ फिल्स, या मुझे कितनी बार गाड़ी का स्टॉपेज लेना पड़ेगा जस्ट टू फिल द फ्यूल। तो 169 डिवाइडेड बाय 70 लीटर, तो यहाँ पर आंसर आता है 2.41 फिल्स या फिर 2.41 स्टॉक्स। मतलब मुझे 2.5 बार गाड़ी को रोकना पड़े। 2.41 आ रहा है ना बेटा, 169 डिवाइडेड बाय 70। हाँ, 2.41 आ रहा है। तो 2.5 मतलब 3 बार, क्रियांशी सही कह रही है। तो मुझे 3 बार गाड़ी रोकनी पड़ेगी पेट्रोल भरवाने के लिए। लेकिन अब एक चीज आप लॉजिकली देखना, सोचना, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा होगा क्या कि मैं पूरा 70 लीटर टैंक का फ्यूल कंज्यूम कर कर उसके बाद एकदम जब आखिरी बूंद तक मैं चूस लूंगा गाड़ी को, उसके बाद ही मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाऊंगा? ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? मतलब ऐसा कभी आपने होते हुए देखा है कि जिधर मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ उधर ही भगवान प्रकट हो गए, पेट्रोल पंप लेकर आ गए मेरे लिए कि ले वत्स तेरे लिए ये पेट्रोल पंप? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। अच्छा, मैं और एक मेरी हैबिट बता देता हूँ, अच्छी है बुरी है पता नहीं बट मेरी हैबिट है। जब मैंने कार परचेज की थी ना MG हेक्टर, तो मुझे कार के डीलर ने कहा था कि सर मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, इंजन की लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो, तो आप सिर्फ एक ही ब्रांड का पेट्रोल भराएं। देखो जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उनको सारी बातें पता है ना, सबको बातें पता है। अमेजिंग है यार, अमेजिंग यार, यू गाइज ओनली इंस्पायर मी टू क्रिएट मोर एंड मोर ब्लॉग्स। आज शाम से चालू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट। तो मैंने जिस दिन से गाड़ी परचेज की, ट्रस्ट मी गाइज, द फर्स्ट एंड एज ऑफ टुडे मेरी गाड़ी को मैंने सिर्फ और सिर्फ HP के पेट्रोल पंप से रिफ्यूल किया, ओनली एंड ओनली HP पेट्रोल पंप, नो अदर। आई थिंक एक या दो इंस्टेंस हुए होंगे जब कभी एकदम वर्स्ट केस में कुछ हुआ था तब मुझे रिफ्यूल करना पड़ा, नहीं तो नहीं हुआ। ओनली एंड ओनली HP। तो अब मेरे लिए पता है चैलेंज क्या हो गया, ये तो एकदम मैं 0 to 0 करूं तो मुझे 3 स्टॉप लेने हैं। नहीं तो मेरे लिए अब चैलेंज पता है क्या है, मुझे HP का ही पेट्रोल पंप चाहिए। समझ रहे हो आप? फिर इन सब के बीच में एक नया राडा आ गया था। नया राडा आया था, अगर आपने व्लॉग्स में देखा होगा, जब हम औरंगाबाद पहुंचे तो औरंगाबाद पहुंचने के बाद में हमको पता चला कि भाई साहब
वहां तो पेट्रोल पंप की स्ट्राइक चल रही, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी, तो पेट्रोल अवेलेबल नहीं था। तो पेट्रोल पंप पे जाना, मतलब इतने बवाल के क्या ही बताऊं। तो वहां पे मैंने रीऑर्डर लेवल के कैलकुलेशन को मेरी लाइफ में यूज किया कि अब ऐसा कौन सा पॉइंट है, मतलब जो गाड़ी पे पेट्रोल का अलग अलग लेवल नहीं दिखता है, एंड फुल और ये वो, तो ऐसे कौन से लेवल पे आने के बाद मुझे पेट्रोल पंप की हंटिंग चालू करनी है। ऑब्वियसली देखो, हर 50-50 किलोमीटर से तो कोई मैं पेट्रोल नहीं भरवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा और मैम का टारगेट बहुत सिंपल होता था। एक बार हमने गाड़ी स्टार्ट की ना, तो हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यूसली ड्राइव करना है। 2.5 से 3 घंटे का हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप व्लॉग्स देखोगे ना, आपको समझ में आएगा, रोड ट्रिप इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलना पड़ता है, नहीं तो आपकी ट्रिप, आपकी जर्नी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो हमने डिसिप्लिन रखा था कि एटलीस्ट 3 घंटा हम ड्राइव करेंगे, नो सुसु, नो पानी, नो पेट्रोल, नथिंग। 3 घंटे का डिसिप्लिन रखेंगे, 3 घंटे के बाद फिर ब्रेक लेंगे, फिर 3 घंटा ड्राइव करेंगे। तो मैं 50-50 किलोमीटर से तो नहीं भरवा सकता, तो रीऑर्डर लेवल मैंने कैलकुलेट किया। समझ में आ रहा है? रीऑर्डर लेवल ऐसे कैलकुलेट किया कि अच्छा, 3 घंटे में मैं तकरीबन सपोज 400 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ, तो 3 घंटे के बाद हम एक स्टॉप लेंगे, और वो एक ऐसा स्टॉप लेंगे जहां पर हम सुसु, पानी, पेट्रोल सब कुछ वहां पर इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये लाइफ में बहुत काम आता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या करके रखा था, वर्स्ट के सिनेरियो के लिए हम लोग हमारे साथ कार में, अब ये व्लॉग में नहीं दिखा मैंने क्योंकि इलीगल है, अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग हमारे साथ कार में एक 10 लीटर का पेट्रोल का कैन कैरी कर रहे थे, विद पेट्रोल फिल्ड इन इट। और वो हमने एकदम ऐसा छुपा के रखा था, बिकॉज नॉर्मली आपको पता है ऐसा डबकी में कैंस में पेट्रोल देना और लेना अलाउड नहीं है। तो हम हमारे साथ एक 10 लीटर का पेट्रोल का कैन कैरी कर रहे थे, और जहां हमने बूट में सामान रखा था, सामान के एकदम पीछे की तरफ हमने उस कैन को रख दिया था, जो विजिबल नहीं था और हमारे लिए अप्रोचेबल था। ये हमने क्यों रखा था, समझना। सपोज करो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपकी गाड़ी आउट ऑफ फ्यूल हो रही हो, और आपको क्लोज विसिनिटी में कोई पेट्रोल पंप, 1 मिनट, एचपी का पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे भाई? ये कोई लूना या स्कूटी तो है नहीं कि मैं इसको धक्का मार के ले जाऊं। ये तो एमजी एक्टर गाड़ी है, ताड़ के ताड़ जैसी इतनी बड़ी सारी गाड़ी है, वजन इसका इतना सारा है, ट्रस्ट मी गाइस, धक्का भी देना नहीं होता है। और उसको धक्का देकर मैं कैसे लेकर जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर सामान भरा था। आपने अगर व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं और मैम अकेले निकले थे, विवान तो था नहीं। तो पीछे की सीट्स को भी फोल्ड करके पूरा ठसम ठस सामान हमने भर के रखा था। मतलब आई कैन इमेजिन नॉट लेस देन अप्रोक्सीमेटली यू कैन कंसिडर 200-250 kg का सामान रहा होगा गाड़ी में, 200-250 किलो का सामान रहा होगा गाड़ी में, और वो हम चलाकर 350 किलोमीटर पहुंचे। तो लिटरली अगर ऐसी सिचुएशन आई कि हम आउट ऑफ फ्यूल हो गए, तो हम लोग गाड़ी को धक्का कैसे मारेंगे? तो उस सिचुएशन के लिए हमने हमारे पास एक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया था। क्या किया था? सेफ्टी स्टॉक। मतलब दिस वाज माय ऑप्शन ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आई हैव कैलकुलेटेड माय रीऑर्डर लेवल ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी और कितना समय लगेगा। इसके बेसिस पर मैंने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया था कि हम लोगों को हर तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर बाद पेट्रोल भरवाना है। एक 400 to 500 का रेंज हमने सेट करके रखा था। माइलेज भी चेंज होता रहता है ना, मैंने एवरेज आपको 8 बताया, कभी 9 भी मिलता था, कभी 11 भी मिल जाता था, कभी 6 भी मिलता था। तो हमने एक बार सेट कर लिया था कि 400 से 500 किलोमीटर के बाद पेट्रोल भरवाना है। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो कभी अगर नहीं मिला तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? तो उस सिनेरियो के लिए हम लोगों ने पता है क्या करके रखा था, हमने एक लेवल सेट कर दिया था, और एक 10 लीटर का कैन हमारे पास रख लिया था, उसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। अभी जो ये अगले 2 क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस सेफ्टी स्टॉक। जैसे हमने 10 लीटर कैलकुलेट किया था, हमारा 10 लीटर का फंडा बहुत सिंपल था भाई। 8 का एवरेज है गाड़ी का, 10 लीटर मतलब 80 किलोमीटर। भाई 80 किलोमीटर में एचपी का नहीं तो कोई तो पेट्रोल पंप मिल जाएगा। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 80 किलोमीटर में कोई पेट्रोल पंप ही ना मिले। तो हमने वो सोचकर एक 10 लीटर का कैलकुलेशन रखा था। अब ये कैलकुलेशन हम लोग बिजनेस में कैसे रखते हैं, हाउ डू यू कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक? इसके लिए
आपके आईसीआई मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, और ओल्ड स्टडी मटेरियल में, मतलब आपके पुराने वाले सिलेबस के स्टडी मटेरियल का एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, वो भी मैंने यहाँ पर दिया है गाइस। इस पे अभी तक एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं है, ट्रस्ट मी, शुरुआत से लेकर अभी तक कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन छोड़ना नहीं है, हमें एक एक चीज अच्छे से करना है। क्लियर? समझते हैं। Mesa's Tyrotube Traders trades in four-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires almost for every vehicle. In the year 2001-2, the report of sales manager revealed that Mesa's Tyrotube experienced a stock out of tires. The stock out data is as follows. What do you mean by stock out? मैं फिर से repeat करता हूँ. Stock out is a position where you are having demand of raw material but you are not left with any stock of raw material. तो उसको कहते हैं stock out हो जाना या out of stock हो जाना. तो आपने देखा कि 2 बार ऐसा हुआ जब 100 टायर्स की एडिशनल डिमांड थी. अब स्टॉक आउट कब होता है? स्टॉक आउट हैपन्स, आप चाहे तो ये लिख लीजिएगा, स्टॉक आउट हैपन्स व्हेन डिमांड एक्सीड्स ROL. तो जब आपका रीऑर्डर लेवल है उससे ज्यादा की डिमांड आएगी तो आप स्टॉक आउट हो जाओगे, है ना? आप पॉइंट समझ रहे हो? तो वही तो आपको देखना है, व्हेन डिमांड्स एक्सीड ROL. तो अब क्या आप कोई सेफ्टी स्टॉक रखना चाहोगे क्या? तो आप जरा देखते हो भैया कितने का सेफ्टी स्टॉक रखना है, जरा चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर. चर्चा बहुत सिंपल है. 2 बार ऐसा हुआ है जब आपके पास 100 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड आई थी एंड यू वर स्टॉक आउट. 5 बार ऐसा हुआ है कि 80 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड आई थी, यू वर स्टॉक आउट. 10 बार ऐसा आया कि 50 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड आई थी, यू वर स्टॉक आउट. 20 times it happened so that you got additional demand of 20 tires and you were stock out. 30 times it happened so that you were getting an additional demand of 10 tires and you were stock out. And 33% times it happened so that you were not stock out. मतलब जीरो का मतलब क्या है? जितना रीऑर्डर लेवल था उतना ही आपके पास में ऑर्डर आया. मतलब इसको मैं यहाँ पे टेक्निकली लिख दूं, नो स्टॉक आउट. ठीक है. अब अगर आप यहां पर देखते हो और इन सब की टोटल लेते हो ना, तो इन सब की टोटल हो गई 100%. तो मैं इसको नंबर ऑफ टाइम्स के साथ साथ क्या मैं इसको प्रोबेबिलिटी भी कह सकता हूं? टेल मी गाइस. या मैं इसको परसेंटेज भी कह सकता हूं? चेक करो. परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी कह सकता हूं मैं इसको. क्लियर? तो ये होता है फिर 2%, ये होता है 5%, 10%, 20%, 30%, 33%. क्लियर? अब यार एक लॉजिकल सोच भाई, मतलब चल माना 100 टायर से आप स्टॉक आउट हुए थे, ठीक है. मैं चाहता हूं कि ये सिचुएशन कभी ना आए. मैं चाहता हूं कि मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस में मैं कभी स्टॉक आउट नहीं हूं, ठीक है. मेरे चाहत से कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर भाई वो 100 टायर्स का स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%. मतलब सिर्फ 2% ट्रांजैक्शंस के लिए मैं 100 टायर्स एक्स्ट्रा अपने पास अगर स्टॉक में रखूंगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना बढ़ेगा, ये तो सोच. मतलब आप लॉजिक समझना, आप लॉजिक समझना. स्टॉक आउट और ओवर स्टॉकिंग दोनों से मुझे बचना है. तो अब यहाँ पे करना क्या है? सवाल क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? सवाल यहाँ पर ये है कि Mesa's Tyrotube loses 150 per unit due to stock out and spends 50 per unit on carrying cost of an inventory. अगर मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, एक टायर एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, तो उसका 50 रुपए लगता है. लेकिन अगर मैं एक टायर का कस्टमर लूज करता हूँ ना, तो 150 रुपए लगता है. डिटरमाइन द ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल. तो अब आपको सेफ्टी स्टॉक लेवल यहाँ पर कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बनाएंगे यहाँ पर एक टेबल. ठीक है. अब सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या, फिर से समझना. सेफ्टी स्टॉक मतलब होता है ओवर एंड अबाउ ROL. ये भी किसी को चाहिए तो आप लिख लेना सेफ्टी. ये सब आप सेल्फ एनालिसिस पेज पे लिख सकते हैं. इज ओवर एंड अबाउ ROL. जो भी आपका रीऑर्डर लेवल होता है, उस रीऑर्डर लेवल के ऊपर जो स्टॉक आप मेंटेन करते हैं उसको कहा जाता है सेफ्टी स्टॉक. क्या कहा जाता है? सेफ्टी स्टॉक. तो अब इस क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल तो नहीं दिया है, ठीक है. ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? 23 के अंदर रीऑर्डर लेवल आप निकाल सकते हो. इस क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल दिया ही नहीं है, ठीक है. तो अब
आप सेफ्टी स्टॉक कितने का मेंटेन करोगे? यहां पर आप देखना, ये डेटा को जरा ऑब्जर्व करना। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर नो सेफ्टी स्टॉक रिक्वायर्ड, या मैं यहां पर एक कॉलम ही ऐड कर देता हूं, सेफ्टी स्टॉक एट दिस लेवल। कैन आई से जीरो सेफ्टी स्टॉक इज रिक्वायर्ड? चेक ऑल ऑफ यू। क्या मैं कह सकता हूं कि इस लेवल पे जीरो सेफ्टी स्टॉक चाहिए? चेक करो। क्यों? क्योंकि कुछ डिमांड ही नहीं थी ना, डिमांड ही नहीं थी। ठीक है, यहां पर आई नीड 10, 20, 50, 80 एंड 100। सो दीज आर माई वेरियस सेफ्टी स्टॉक्स। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा मेंटेन करता हूं, अगर एक यूनिट मैं एक्स्ट्रा मेंटेन करता हूं, तो उसके लिए मुझे 50 रुपए पर यूनिट एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, बराबर है? तो जितने यूनिट्स मैं मेंटेन करूंगा उसको सिंपली मैं 50 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा की कौन सी कॉस्ट मिल जाएगी? कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। ये समझ में आया सबको? पक्का? तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट निकाल लिया। 0 पे 0, 10 यूनिट पे 500, 50 रुपए के हिसाब से, 20 यूनिट पे 1000, 50 यूनिट पे 2500, 80 यूनिट पे 4000 और 100 यूनिट पे 5000। ये क्लियर हो गया? पक्का? अब आता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है मुझे। अब स्टॉक आउट कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा? मुझे सबका पूरा अटेंशन चाहिए यहाँ पे ना, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं स्टॉक आउट, जब मैं कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा हूं। सेफ्टी स्टॉक जीरो का मतलब पता है क्या है? आई एम नॉट मेंटेनिंग एनी सेफ्टी स्टॉक। अब अगर मैं कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन सभी सिचुएशंस में मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा? इन सभी सिचुएशंस में मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा या स्टॉक आउट हो जाऊंगा? इन सभी सिचुएशंस का मतलब क्या? जब भी मेरे पास 10 एक्स्ट्रा यूनिट की डिमांड होगी, मैं कस्टमर को बोलूंगा ए। जब भी 20 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड होगी, मैं कस्टमर को बोलूंगा ए। 50 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड होगी, मैं कस्टमर को बोलूंगा ए। 80 यूनिट की डिमांड होगी, मैं कस्टमर को बोलूंगा ए। और 100 यूनिट की डिमांड होगी, मैं कस्टमर को बोलूंगा मतलब मैं चिगली निकालूंगा, मतलब मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा हूं। तो ये सारी सिचुएशंस में मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा। क्लियर है सबको? और स्टॉक आउट की कॉस्ट क्या है? 150 पर यूनिट। तो सर एक सिंपल करो ना, जैसे आपने यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आप यहाँ पे 50 की जगह 150 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको 150 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको 150 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पर मैं डायरेक्टली 150 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। दैट देर इज ओनली, ध्यान से समझना, देर इज ओनली 2% प्रोबेबिलिटी कि 100 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड जनरेट हो। देर इज ओनली 5% प्रोबेबिलिटी कि 80 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड जनरेट हो। देर इज ओनली 10% प्रोबेबिलिटी कि 50 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड जनरेट हो। देर इज ओनली 20% प्रोबेबिलिटी कि 20 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड जनरेट हो। एंड देर इज ओनली 30% प्रोबेबिलिटी कि 10 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड जनरेट हो। मैं सिंपली 100 को 150 से नहीं कर सकता। सर फिर एक बात बताओ, फिर जब आपने ये कैरिंग कॉस्ट निकाली, तब प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं देखी? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट के समय मुझे ढूंढो ये पूरे के पूरे यूनिट्स कैरी करने पड़ेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी का कोई खेल ही नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा कैरी करने हैं, तो 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा कैरी करने पड़ेंगे, देयर इज नो चॉइस टू मी। लेकिन जब मैं स्टॉक आउट कॉस्ट निकालूंगा ना, जो कि नोशनल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तब मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऐसे कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि 100 एक्स्ट्रा टायर्स की डिमांड आ सकती है, एंड दैट इज 2%। तो 100 टायर्स की डिमांड की प्रोबेबिलिटी अगर 2% है, इसका मतलब है मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट 2 टायर पे लगनी चाहिए, 100 पे नहीं, 2 टायर पे। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ देखते हैं तो हमने स्टॉक आउट कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया है, चेक करिएगा। ये फॉर्मूला को अगर आप समझेंगे, मैंने रेगुलर लेक्चर्स में भी बहुत डिटेल में समझा है। दिस इज माय एडिशनल डिमांड। ये जो फिगर्स हैं, ये क्या है? मेरी एडिशनल डिमांड, कि इतनी एडिशनल डिमांड मैं रेस कर रहा हूँ, माइनस ये मेरा सेफ्टी स्टॉक है।
जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, सेफ्टी स्टॉक है 0, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से और फिर मल्टीप्लाई किया स्टॉक आउट कॉस्ट से, तो मुझे टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट मिला है 2700 रुपए। चेक कर लीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली है ना, बिल्कुल दिमाग है तो चलाना, नहीं है तो किराए से ले आना, ठीक है, बट आंसर दे देना। क्या मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे मेरी कोई भी स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट 0 होगी? टेल मी ऑल ऑफ यू, डू यू एग्री विद मी और नॉट? आई रिपीट माई क्वेश्चन, एंड अगर मैं 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट एब्सोल्युटली शून्य, 0 होगी। डू यू एग्री विद मी? क्यों होगी? क्योंकि सर अगर आप मैक्सिमम यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो उसके ऊपर तो आपके पास डिमांड ही नहीं है ना, तो जब उससे ज्यादा की आपके पास डिमांड ही नहीं है तो आप कभी भी स्टॉक आउट होने ही वाले नहीं हो, और अगर आप स्टॉक आउट नहीं होगे तो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट होगी ही नहीं। क्लियर हो गया ये भी पक्का? तो आप देखोगे ये वाली लाइन का आंसर हमें मिल गया और ये वाली लाइन का आंसर हमें मिल गया। अब बचते हैं 1 2 3 4 फिगर्स निकालना। क्लियर हो गया? चेक करो बेटा, मैं रिवीजन ऐसे ले रहा हूं जैसे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं इसके बाद तो डाउट बचना ही नहीं चाहिए कहीं किसी का। अब देखो, अब दिमाग चलाना, ठीक है। 1 2 3 4 में से ये वाला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, बाकी ये तीनों कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे अभी के अभी, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन टू फोकस। नाउ अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। मैं यहां पर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूं 10 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? 10 यूनिट का। तो अब मुझे मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक स्टिकी नोट लगाकर या एक स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ, उस पर मैं आपको अच्छे से वापस कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। सब जनों को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी अच्छे से? हाँ। अब देखना, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आई एम मेंटेनिंग अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 10 यूनिट्स। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबाउ द रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास 10 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो जो भी मेरा रीऑर्डर लेवल है उसके ऊपर 10 यूनिट तक डिमांड आती है तो मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन कौन सी सिचुएशन में और कैसे स्टॉक आउट यहां पर हो रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास एडिशनल ऑर्डर्स कितने कितने आएंगे ये यहां से मैं पिकअप करूंगा। मेरे पास कभी एडिशनल ऑर्डर आता है 10 यूनिट्स का, कभी आता है 20 यूनिट्स का, कभी आता है 50 यूनिट्स का, कभी आता है 80 यूनिट्स का, और कभी आता है 100 यूनिट्स का। ये क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ये सब क्या है मैं इसके नीचे लिख देता हूं, दिस इज एडिशनल ऑर्डर्स। क्लियर? अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी भी पता है। इन सब की प्रोबेबिलिटी कहां से पता है? क्वेश्चन में पता है। देखना क्या कहता है, 10 यूनिट, बहुत खिचड़ी बन गई ना, इसको साफ कर दूं थोड़ा। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 यूनिट की प्रोबेबिलिटी है 30%, 20 यूनिट की है 20%, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आगे करो पीछे करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30%, 20%, 20 यूनिट की, 50 यूनिट्स की 10%, 5% और 2%। दोस्तों ये सब क्या हो गया? दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटीज, करेक्ट। अब समझना खेल को, मेरे पास एक्स्ट्रा कितना स्टॉक है? 10 यूनिट का। अगर सपोज एडिशनल 10 यूनिट्स का ऑर्डर आता है तो क्या मैं वो ऑर्डर को फुलफिल कर सकता हूं क्या? आई रिपीट माई क्वेश्चन, इफ आई गेट एन ऑर्डर ऑफ 10 एडिशनल यूनिट्स, will I be able to complete that order? Do I have additional 10 units to complete that order? The answer is yes, because my safety stock is 10 units. So in this situation, the first situation, I am not going stock out. My stock out cost per unit is 150. Calculations हम बाद में करेंगे। ये क्लियर हुआ सबको? क्योंकि मैं 10 यूनिट एक्स्ट्रा मेंटेन कर रहा हूँ। सेकेंड प्रोबेबिलिटी है, 20% प्रोबेबिलिटी है कि 20 एक्स्ट्रा यूनिट की डिमांड होगी। अगर 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स की डिमांड है
तो मेरे पास कुछ यूनिट्स तो एक्स्ट्रा है जो मैं दे सकता हूं। कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। तो आई एम एक्चुअली गोइंग स्टॉक आउट बाय हाउ मेनी यूनिट्स? नॉट 20 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, बिकॉज आई एम मेंटेनिंग अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 10 यूनिट्स, है ना। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। जब मेरे पास 50 एडिशनल यूनिट्स की डिमांड आएगी तो मैं पूरे 50 तो नहीं दे सकता, मैं उतने यूनिट दे सकता हूं जितना मेरे पास सेफ्टी स्टॉक है। कितने यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक है? 10 यूनिट का। तो मैं स्टॉक आउट कितने से हो रहा हूं? 40 यूनिट से, 40 यूनिट से, तो उतने की मेरी कॉस्ट लगेगी। यहां पर जब 80 यूनिट्स की एडिशनल डिमांड है तो मैं सेटिस्फाई कितना कर पाऊंगा? 10 यूनिट्स। आई विल बिकम स्टॉक आउट बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 70 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज। समझ में आ रहा है? और लास्ट में जब मेरे पास 100 यूनिट की एडिशनल डिमांड होगी, मैं उसमें से 10 यूनिट्स सेटिस्फाई कर पाऊंगा। 90 यूनिट्स के लिए आई विल गो स्टॉक आउट एंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट कॉस्ट। तो यहां पर तो दोस्तों हो गया 0, 10 इंटू 20% इंटू 150, यहां पर हो गया 300, 40 इंटू 150 इंटू 10%, यहां पर हो गया 600, 70 इंटू 150 इंटू 5%, यहाँ हो गया 525, 90 इंटू 150 इंटू 2%, यहाँ पर हो गया 270, प्लस 525 प्लस 600 प्लस 300, ये हो गया 1695। चेक कीजिएगा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझ लो। वन सिक्स नाइन फाइव। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हुआ? पक्का? अब सुनो, अब रफ बुक निकालो, ठीक है। ये 3 फिगर्स का कैलकुलेशन आपको करना है अभी के अभी। रफ बुक निकालो, 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं और इसको कर देता हूं फुल स्क्रीन ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। टेक आउट योर रफ बुक एंड कैलकुलेट द आंसर। स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है व्हेन योर एडिशनल सेफ्टी स्टॉक इज 20 यूनिट्स, व्हेन इट इज 50 यूनिट्स एंड व्हेन इट इज 80 यूनिट्स। कम ऑन ऑल ऑफ यू, प्लीज कैलकुलेट। कोई शॉर्टकट मत लो बेटा, आराम से करो कैलकुलेशंस।
डन। सारे कैलकुलेशंस मैंने भी वापस करके देखे, इट्स अमेजिंग। मैंने तो पन्नी तक नहीं निकाली अपने कैल्सी की। बहुत बढ़िया दिशा, अच्छी बात है। वैसे भी बारिश का सीजन है, कैल्सी को बाहर मत निकालना पन्नी से, फालतू डूबू के मरवर गया तो तकलीफ हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिंदगी में वापस इस नुकसान की भरपाई नहीं होगी कभी। आवाज कैल्सी की नहीं थी, लैपटॉप के कीबोर्ड की थी, मैं लैपटॉप के कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहा था। मैं दिख नहीं रहा हूँ। अपनी आंखें बंद कर कर प्रियंका, दिल से मुझे याद करो, और फिर तुम्हें मैं दिखने लगूंगा। सर वैसे इमेजिन करें तो कहीं और ही दिख रहे हैं आप हमें। अरे राम, मेरे बारे में इतने गंदे विचार। ही, शर्म नहीं आती तेरे को? भाई, एक दो शर्टलेस फोटो क्या डाल दी, तू इतना एक्साइट हो गया है भाई साहब। मतलब वैसे तो और भी कलेक्शन है मेरे पास, मैं सोचा वो डाल दूं, पर तेरी ऐसी हरकतें देखकर अब मेरा मन नहीं हो रहा वो फोटोज डालने का। मतलब एक वाइड एंगल शर्टलेस फोटो डालने से तू इतना एक्साइट हो गया? और क्लोजअप डाल दिया होता था तो भाई तो फिर जल के राख हो जाता था, नहीं? भाई साहब अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अब कैंसिल अनुष्का, अब कैंसिल, नाउ नो शर्टलेस फोटो। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हे प्रभु, हरे रामा हरे कृष्णा गोविंदम, इंस्टाग्राम की रील। ओह माय गुडनेस। मयूर भाई, आदियों में इंटरेस्ट, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, गोविंद बन गए आप तो। देखो, इंसान की जरूरतें जो है समय के साथ बदलती रहती। बहुत बढ़िया। हो गया सभी का। चलिए ठीक है, मैं इस पेज को यहाँ से ट्रैश में मूव कर रहा हूँ। कैलकुलेशंस आप लोगों के सामने, चेक करिएगा सभी जने अपने कैलकुलेशंस। सर आज के मीटअप का टाइम बता दो। अरे हाँ योगी, आज तो मीटअप है, 8 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। 7 से 8 बजे के बीच, 7 बजे मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट मैं इसको पूछ लेता हूँ, आपने क्योंकि पूछा है तो। क्या नाम है उसका? आयुष राठौड़। भाई क्या सीन है आज का? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच बाय 7:30 PM। और मेरा एक दिल्ली का स्टूडेंट्स ने ग्रुप बनाया, उस पर भी मैं डाल देता हूँ। हेलो गाइस, क्या प्लान है आज का मिलने का? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर बाय 7 PM। कहाँ मिलना है? चलो, मैसेज मैंने कर दिया। इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा, 7 बजे का टाइम रख रहा हूँ मैं 7 बजे पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। 7 का ज्यादा ज्यादा 7:15 7:30, इसके पहले नहीं आ पाऊंगा, 7 बजे मैं आ जाऊंगा, ये कंफर्म है। और हम लोग कहाँ मिल रहे हैं, देखो उसने 2 ऑप्शंस दिए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गैलेरिया मार्केट कोई जगह है, और एम्बियंस मॉल एक जगह है। आई थिंक मॉल में गर्मी नहीं होगी क्योंकि एसी होता है, हाँ, लेकिन मॉल में एक बार भीड़ बहुत लग गई थी तो हम लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, ये भी चीज़ हुई थी।
हाँ जी, मैं रतलाम आया था, खुशी पाटीदार, आईसीआई का इवेंट था रतलाम में, उसके लिए आया था और इवेंट खत्म करके वापस चला गया था। तो मैं देखता हूँ आइदर ऑफ दीज टू प्लेसेस, गैलेरिया मार्केट और एम्बियंस मॉल, टुडे 7 PM, आज शाम को 7 बजे इनमें से किसी एक जगह पे हम लोग मिलने वाले। ठीक है, चलिए, कैलकुलेशंस हो गए सभी के पक्का 100%? हाँ, माइंड ब्लोइंग। वैसे दिल्ली के बच्चों से तो चलो ज्यादा नहीं बोलते। सर मैंने पूछा था बट आपने रिप्लाई नहीं दिया था, वरना मैं मिलती आपसे। मन बना लो तो इंदौर दूर नहीं है पाटीदार जी। डन, चले आगे, हो गया इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, सेलू क्वेश्चन छे, सोपू क्वेश्चन छे। आई विल प्लान इंडिया टूर इन 2025 पक्का। 2023 में जैसा इंडिया टूर किया था 2025 में इंडिया टूर मैं जरूर करूंगा, शॉर्टी, प्रॉमिस। अहमदाबाद तो दिल के बहुत नजदीक है, अहमदाबाद तो मैं जरूर आऊंगा। डन, चलें आगे। सो 23 नंबर क्वेश्चन भी आसान था, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर उसका रीऑर्डर लेवल निकाला था और थ्योरेटिकली आंसर्स हम लोगों ने 23 के निकाल लिए थे। 23 तो इजी था, करेक्ट। सर कभी मेरे घर पे मीटअप रखिए, चल डील करते हैं। ऑल इंडिया रैंक लेकर आ, सिंगल डिजिट, मैं आपके घर पे आऊंगा। आई स्पेंड अ कंप्लीट डे विद यू, दैट्स माई प्रॉमिस। कोई भी ऑल इंडिया रैंक लेकर आइए, एकाग्रता से स्टूडेंट। 1 लाख रुपए का प्राइस तो मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, करेक्ट। 1 लाख रुपीज का प्राइस ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। गेट अ सिंगल डिजिट रैंक फ्रॉम एकाग्रता, कंडीशन यू वुड हैव स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम एकाग्रता। 1 लाख रुपीज कैश प्राइज एंड आई विल कम टू योर होम, डायरेक्टली आपके घर पे मीटअप, प्रॉमिस। बस सर एक दिन ग्रुप 1 के टीचर्स मेरे सपने में घर पे आए थे, बहुत बढ़िया, मतलब आप सपने में भी बाहर नहीं जाते हो, मतलब आप सपने में भी घर पे ही रहते हो, बहुत बढ़िया। जेडी सर 2 लाख रुपए दे रहे हैं। जेडी सर ठेंगा देते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। हाँ हाँ ठीक है, चलो लास्ट but not the least is ABC analysis. ABC analysis, last but not the least. सर मुझे घर से उठवा लो वरना घर वाले पोछा लगवाना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई देख समझ, तेरा नाम क्या है? सूरज पैंट, सूरज पैंट। अब कितने टाइम तक पैंट पहनेगा, समझ रहा है? कुछ दिन तो रहा बिना पैंट, तो पैंट का बना पोछा और लगा पोछा, टेंशन मत ले रही। हो गया क्लियर? आई वाज जस्ट किडिंग बैनर। रोस्टेड सक्सेसफुली। मेरे क्लास में ना 2 मिनट का चलो बात करने का ब्रेक लेते हैं। मैं जब 10 स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र आया था राजस्थान से पढ़ने के लिए, तो मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, उसका सरनेम था हरमकर। महाराष्ट्र में थोड़े अजीब से सरनेम्स होते हैं, तो उसका नाम था नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसका सरनेम था हरमकर। तो हमारे जो पीटी के टीचर पीटी के टीचर थे ना, बहुत गुस्से वाले थे और वो लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत मारते थे। पीटी के टीचर्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे गले में विसल लटका के घूमते थे और एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन बट अमेजिंगली बिल्ट अप। ऐसे मसल वसल तो नहीं थी उनकी, बट फैट्स नहीं थे बॉडी में, एकदम है ना, मसल जितनी भी थी 10-20 ग्राम वो विजिबल थी, बट बहुत गुस्से में होते थे। मतलब आपने कभी मार खाई है? वो जो विसल होती है, विसल की एक डोरी होती है जिससे वो गले में लटकी होती है, तो विसल को ऐसे पकड़ के वो डोरी से मारते थे, बहुत तेज लगती थी। और तो आई वॉज ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट, तो मेरी तो बहुत वाट लगती थी, बहुत मारते थे। तो
तो जो हरम करता ना उसको बार बार ये, अरे हराम खोर इधर। सो ही वाज लिटरली माइंड अमेजिंग, बट उस समय पता है कोई बुरा नहीं मानता था, मतलब फन था यार वो, सीरियसली इट वाज फन मैन। आई कांट टेल यू, इट वाज नेक्स्ट लेवल, इट वाज पीटी के टीचर से बहुत डर लगता था यार, डंडी से मारते थे। मतलब हमारे स्कूल में ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे हैव लॉट ऑफ ट्रीज अराउंड, तो पेड़ से जो डंडियां टूट के गिरती है ऐसे नीचे से उठाते थे ग्राउंड में से डंडी, और डंडी से मारते थे। क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट की बॉल फेंक के मारते थे एंड वी वर नॉट अलाउड टू मूव। काफी बार ऐसा होता था, सर बॉल फेंक के मारते थे दूर से, व्हेन वी यूज्ड टू मिस अ कैच, तो हम लोग जंप कर जाते थे ताकि पाँव पे बॉल ना लगे, और पाँव ही टारगेट करते थे क्योंकि पाँव पे बहुत तेज लगती है। तो द पनिशमेंट वॉज वी वर नॉट अलाउड टू मूव एंड वी हैव टू स्टैंड स्ट्रेट। हम देख रहे हैं साला वो गोला सामने से आ रहा है, वो गोला तोहर पाँव के साथ चुंबन करने वाला है और तोहर पाँव को सुजा देगा, पर आपके पास अनुमति नहीं है कि आप हिल सके, आपको बस उस गोले को पाँव के साथ मिलते हुए देखना है और अपने पाँव को सूझते हुए देखना है। यू हैड नो चॉइस, एब्सोल्युटली नो चॉइस। हाँ, दोज वर द डेज, दोज वर द डेज। मैंने एक इसके ऊपर पोयम भी लिखी थी, एक सेकंड में देखता हूँ। नहीं अभी तो नहीं है मेरे पास। सर मेरे से 1000 सिटअप्स करवाई थी पूरा गिन के पीटी टीचर ने, बिकॉज तेरा नाम है सूरज पैंट, तू समझ नहीं रहा है, सूरज पैंट नाम है ना। अगर सूरज शर्ट होता था तो पुशअप करवाते थे, समझ रहा है, क्योंकि वो बाइसेप्स के लिए शोल्डर्स के लिए अच्छा होता है। अब तेरा नाम है सूरज पैंट, तो तेरे थाइज अच्छे होने चाहिए, इसीलिए तेरे को सिटअप्स कराए, समझा। हाँ, इसलिए जिस्मानी चीजों पे नाम नहीं रखना चाहिए, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे क्लास में एक है ना, कमर नाम की भी तो एक स्टूडेंट है, उसका सरनेम क्या है, कमर है ना एक स्टूडेंट का, तो अब आप सोचो उससे क्या लगवाएंगे। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। मैं सोच के नहीं आया था कि मैं रोस्ट करूंगा कमरिया। हाँ, क्या नाम है वो स्टूडेंट का, कौन कौन है वो कमरिया, उसका फर्स्ट नेम क्या है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कर। मैं सोच के नहीं आता मैं आज किसी को रोस्ट, बट हो गया, मतलब नेचुरल है यार, इट हैपेंस, कम ऑन, नेचुरल। औरों को आती नहीं और मेरी है कि जाती नहीं। डेडलिफ्ट लगाएंगे कमरिया वाली से, ये सही बात है, कमरिया वाली डेडलिफ्ट लगाएंगे, समझ रहे हो? चलिए आगे, हो गया। सो लास्ट कंसेप्ट बचा है इस टॉपिक का, ए बी सी एनालिसिस। अच्छा सलोनी है यहाँ पे। सलोनी लिख रही, मैं कहाँ से फंस गई। आई एम सो सॉरी सलोनी है, देखो आपकी ऐसे ही याद आ गई। माय गॉड, माय गॉड। अमेजिंग, हो गया। पढ़ाऊं मैं आगे कि मन नहीं है। ठीक है, सलोनी कैन यू रेज हैंड, एक आपसे बात करते हैं और फिर हम ये लास्ट कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। सलोनी मुंह पे कह रही है नहीं, मतलब ये तो मेरे लिए मुन्ना भाई वाला मोमेंट हो गया। मुन्ना भाई में बोलता है ना नहीं, वैसे ही मैंने सलोनी से कहा, सलोनी क्या आप मुझसे बात कर सकते हो, सलोनी कहती नहीं। ठीक है, बंसल जी, ओ बंसल जी, आप हैंड रेस करेंगे। ये बंसल मैंने देखी हमेशा नाराज ही रहती है, इसके क्या मालूम अलग ही टेंट्रम्स चलते हैं।
हाँ, कमरिया ने हैंड रेस किया है। कमरिया से बात करते हैं। हेलो, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? सलोनी। सर नो नो, मैं ठीक हूँ। ठीक है आप, बिल्कुल परफेक्ट, हाँ। 100%। यस तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप रिपीट करेंगे, ठीक है सर। और जो मैं कर रहा हूँ वो आप रिपीट करेंगे। ओके, सो आप बोलिए, मेरा नाम है मेरा नाम है सलोनी सलोनी कमरिया। कामरिया। सर सर जब से कमरिया सॉन्ग आया तब से सर ने उनकी पूरी बैंड बज गई है। आई एक्चुअली थॉट सो, आई एक्चुअली थॉट सो कि वो सॉन्ग जब से आया होगा तब से तो बैंड बज गई होगी, नहीं? वही तो सर, पहले कामरिया ठीक था, पर उसके बाद सॉन्ग जब से आया है कमरिया सॉन्ग तब से पूरी बैंड बज गई है नाम की। कमरिया रे थारी कम। ओह गॉड, ये सही सर है। इतना एक्चुअली आपने देखा है, जब से हॉटवानी हमारे साथ जुड़ी है, हॉटवानी आई एम श्योर अपना सरनेम ओरिजिनल तरीके से प्रोनाउंस करना भूल गई होगी। अब आसपास में कोई भी हॉटवानी होता है ना, तो मुंह से क्या निकलता है? हॉट वानी। अमेजिंग है। ओह माय गॉड। ओके, टेल मी सलोनी, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? सर बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आपके जो आपने लास्ट में जो 2 लेक्चर्स लिए इसमें सब कुछ रिवाइज हो गया, और जो जो क्वेश्चन करवाए थे ना उसको जो नहीं हुए उनको डबल सॉल्व करके देखा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब अब कॉस्टिंग यार क्वेश्चन होने लगे इससे। कॉन्फिडेंस आने लगा है? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। करते रहेंगे अब ऐसे यस सर। रिविजन्स। 7 तारीख को बहुत बड़ा सरप्राइज रिवील होगा ना, उसके बाद बहुत कुछ प्लान होगा, डोंट वरी। ओके सर। ओके। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। यस सर। बाय सलोनी थैंक कम मरिया। यू। बाय सर। ये सही है। आज हम सिर्फ बॉडी पार्ट से बात करेंगे। यहाँ पर और कोई है क्या कमरिया के अलावा? एड़ी, उंगली, कान, गाल, ऐसा कोई है क्या? बंसल जी है भाई, बड़े डेलिकेट लोग होते हैं। बंसल जी से बात कर लो पहले। हेलो। प्रणाम। हेलो सर। हाय मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने क्या किया? मतलब आप हमेशा नाराज रहते हो, मतलब चाहे कितना भी कर दो, इतना सा हमेशा कम ही पड़ जाता है बंसल जी के लिए, मैंने देखा है। सर मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मतलब आपकी जो कमेंट्स होते हैं ना, आपके कमेंट्स में ना मुझे बुआ वाले ताने नजर आते हैं। आपने कमेंट क्या लिखा? हमसे भी बात कर लो कभी। मतलब ऐसे बुआ जी नहीं होती, अच्छा हमसे भी बात कर लिया करो कभी, ऐसे कुछ। ऐसा नहीं है सर। मतलब ऐसे ही लोगों की वजह से अग्रवालों का नाम मतलब ऐसे डूबा पड़ा है, तो मेरा फील आता है, हमें तो लूट लिया मिल के अग्रवालों ने, हमें तो लूट लिया मिल के, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसे नहीं है सर। सर आपको, आपकी ट्रिप कैसी थी? अरे यार, बहुत टाइम हो गया ट्रिप पे गए हुए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। इट वॉज सुपर डुपर अमेजिंग। आज से व्लॉग्स आएंगे, और मैं तो दिल से चाहता हूँ आप लोग वो व्लॉग्स देखो। और अभी आपकी इतनी सही एज है, यू शुड प्लान सच अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स। एक वादा निभाने में गया था, ऐसा ही वादा आप भी अपने दोस्तों से करें। और इमेजिन करो आज से 10-15 साल बाद आप वो वादा पूरा करेंगे तो कितना अमेजिंग फील होगा। तो मेरे लिए ट्रिप तो बहुत अमेजिंग थी, ट्रस्ट मी। यस सर। बाकी तो इंस्टाग्राम पे आपने देखे ही होंगे, और एक शर्टलेस फोटो से आज हमारे क्लास में देखो लड़के कैसे। यस सर मैंने देखा था। माय गुडनेस, अमेजिंग है, बट इट वाज माइंड ब्लोइंग। आप बताइए कैसे चल रही है पढ़ाई, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? क्या सर? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सर अच्छी चल रही है, पेपर चल रहे हैं कॉलेज। बेकाम के, बीकॉम के?
यस सर। चलो, ये क्या हो, तो चिट्ठी विट्टी ले जाते हो साथ में बना के? नहीं सर, क्यों? सर इतना टाइम थोड़ी होता है। अरे यार, ऐसा थोड़ी है। जिंदगी में कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रखनी चाहिए, और चीटिंग करने की इच्छा सीए में तो पूरी कर नहीं सकते हो, तो बेकाम में पूरी करो। सर कल कॉस्टिक का ही पेपर है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हाँ, दैट्स ग्रेट। चलो, बहुत यस अच्छी सर। बात है। मजा आ रहा है मटेरियल कॉस्टिंग? थैंक यू। यस सर। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सर, आपने बात की। अरे बुआ जी, आपसे बात नहीं करता तो मेरे को ऐसे आपके जो कमेंट्स है ना, ऐसे तीर की तरह आकर लगता है, ऐसे डायरेक्ट। तो सर मैं प्यार से लिखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी भी ऐसी ही होती है। सही है, बहुत बढ़िया। सर मैं सच में प्यार से लिखती हूँ। ओह यस, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। माइंड ब्लोइंग। धन्य हो आप और आपका प्यार का कमेंट, बहुत बढ़िया। अमेजिंग। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। अरे चलो नालायक, को तुम्हारे चक्कर में मेरी नींद नहीं हुई है। सुबह मैं इतने जल्दी उठ गया हूँ, रात को लेट सोने के बाद भी, पर चलो अब नींद उड़ गई मेरी। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, एबीसी एनालिसिस। ठीक है, एबीसी एनालिसिस का जो कंसेप्ट है ना भाई, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। एबीसी एनालिसिस, एबीसी के वैसे तो कई फुल फॉर्म्स हैं। कॉस्टिंग में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन यहां पर एबीसी का मजा कुछ और है, मतलब भी कुछ और है। ठीक है, एबीसी इसका मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑफलाइन में एक स्टूडेंट है आरजू, वो कह रही है सर वापस सो जाओ। सही बात है, सही बात है बेटा, है ना? इतने साल सोए थे, अब तो नींद से उठे हैं आरजू। तो एबीसी का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। मतलब क्या, समझते हैं। तो जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी सिट टू स्टडी, जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, तो मैंने आपको इंडेक्स मेंटेन करते समय क्या सिखाया, वो भी इंस्पायर्ड बाय एबीसी है। मैंने आपको ये सिखाया कि जिन क्वेश्चंस को आपने सबसे ज्यादा स्टार मार्क किए हैं, उनको पहले रिवाइज करना चाहिए, फिर जिनको कम स्टार मार्क है उनको बाद में रिवाइज करना चाहिए, और जिनको टिक मार्क है उनको रिवाइज ही नहीं करना चाहिए। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी। रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था मैंने लाइव क्लास में पढ़ाते समय, मैंने कहा था कि रेस्टोरेंट में अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री आइटम्स होती है, जैसे कि सब्जी भी होती है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, केसर भी होती है, और मसाले भी होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ड्राई फ्रूट्स और केसर ये एक्सपेंसिव आइटम है, जबकि मसाले जो है या फिर सब्जियां जो है, फ्रूट्स जो है, ये सस्ता आइटम है। तो नॉर्मली ये सस्ता आइटम ऐसा ओपनली पड़ा रहता है। लेकिन केसर, ड्राई फ्रूट्स, ये क्योंकि महंगे आइटम है, ये नॉर्मली लॉकर में रखते हैं, ताला चाबी लगाकर अलमारी में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं बिकॉज इतने से ड्राई फ्रूट्स जितने रुपए के आते हैं, उतने में 2-3 बोरी भर के सब्जी आ जाए। मतलब यहाँ पर जो पूरा के पूरा गेम है, वो गेम है दो चीजों का, एक है वैल्यू का और दूसरा है वॉल्यूम का। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एबीसी एनालिसिस जो है, इसको कहा जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम हाई वैल्यू आइटम्स पे ध्यान रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर मैं अपनी इन्वेंट्री पे कंट्रोल करना चाहता हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं 100% इन्वेंट्री पे कंट्रोल करूं। इवन इफ आई टेक केयर ऑफ दोज इन्वेंट्री आइटम्स विच आर हाई इन वैल्यू, तो मेरा अगर लॉस हुआ भी तो बहुत थोड़ा ही लॉस होगा। मतलब हाई इन वैल्यू, लो इन वॉल्यूम। तो उसको कहते हैं एबीसी एनालिसिस, जहां पर हम हमारी इन्वेंट्री के ये दो एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं, एक है वैल्यू को और दूसरा है वॉल्यूम को, और फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं एबीसी के बेसिस पर। एबीसी का क्लासिफिकेशन मतलब क्या? ऐसी इन्वेंट्री आइटम्स जिनकी वैल्यू हाई होती है और वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी कम होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। तो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम के आइटम्स को हम ए कैटेगरी कहते हैं।
फिर ऐसी इन्वेंट्री आइटम जिसकी वैल्यू कम होती है लेकिन क्वांटिटी हाई होती है उसको सी कैटेगरी कहते हैं, और वो इन्वेंट्री आइटम विद मॉडरेट वैल्यू एंड मॉडरेट क्वांटिटी दे आर नोन एज बी कैटेगरी आइटम। एग्जैक्टली कहीं परसेंटेज डिफाइंड नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, A category inventory items are those inventory items which has 70% of inventory value but only 10% of quantity. Again, I will refer to dry fruits. C category is only 10% volume value but 70% quantity, and C category is moderate 20-20. तब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल है, ये यूनिट्स दिए हमें और ये यूनिट की कॉस्ट दी है, तो यूनिट और यूनिट कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यूनिट्स की मैं लूंगा यहाँ पर टोटल, और ये वैल्यू निकाल कर वैल्यू की भी मैं लूंगा यहाँ पर टोटल। ये टोटल लेने के बाद मैं इसका निकालूंगा परसेंटेज, मतलब आई विल कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, और ये परसेंटेज निकाल कर फिर मैं इसका ABC क्लासिफिकेशन करूंगा। मतलब वो इन्वेंट्री आइटम्स जिसकी वैल्यू 70% बन जाती है मैं उसकी रैंकिंग डिफाइन करूंगा। रैंकिंग डिफाइन करूंगा इन द प्रेफरेंस एंड सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो रैंक नंबर 1, फिर जिसकी वैल्यू सेकंड है रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3 एंड सो ऑन। और अकॉर्डिंगली मैं वो इन्वेंट्री आइटम सेलेक्ट करूंगा जिसकी टोटल वैल्यू 70% बन जाती है, फिर 20%, और फिर नेक्स्ट रैंकिंग वाले लास्ट वाले जाएंगे 10% में। ABC क्लासिफिकेशन है। अभी तक एग्जाम में इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कंसेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है। इवन आप देखोगे तो सरकार भी यही करती है। जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी, मोदी जी का ओथ टेकिंग सेरेमनी था, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में आप देखोगे वहां कुछ 5 से 8 हजार लोगों को इन्विटेशन दिया गया था। क्या मैं कह सकता हूँ वो लोग जो वहां राष्ट्रपति भवन में बैठे थे ओथ टेकिंग सेरेमनी में, दे आर ए कैटेगरी पीपल ऑफ द कंट्री, हाई इन वैल्यू लो इन वॉल्यूम। सोच के देखो इस चीज के ऊपर। हम लोगों को तो नहीं बुलाया गया, क्यों? हम लोग हैं एकदम शी कैटेगरी, छी कैटेगरी। वो कौन है? हाई इन वैल्यू, मतलब ये वो लोग हैं, वो 5,000 8,000 लोग हैं जो लिटरली इंडिया का कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी का, नेशनल इनकम का, टैक्सेशन का। आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाई इन वैल्यू लो इन वॉल्यूम। तब उन्होंने क्या सोचा, भाई मैं इन लोगों को यहाँ इनविटेशन देता हूँ, पर्सनल इनविटेशन देता हूँ, ये लोग खुश रहेंगे। हाई इन वैल्यू लो इन वॉल्यूम, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल, द चैप्टर इज ओवर। मटेरियल कॉस्ट, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। हाँ जी, anyone, anything, over to you guys. डन। चलो, थैंक यू सो मच। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह, और कल सुबह हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 9, सर्विस कॉस्टिंग। बहुत मजा आएगा एंड हैव अ वंडरफुल डे। और जतिन सर की क्लास होगी 10 मिनट में सर अपडेट करेंगे जब वापस सो जाएंगे कि सर की क्लास होगी कि नहीं होगी। अमेजिंग है। ठीक है, चलो बाय बाय, सी टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 9, सर्विस कॉस्टिंग। ऑल द बेस्ट। और ऑफलाइन वाले बच्चों हम लोग मिल रहे हैं परसों। जतिन सर कह रहे हैं पर मैंने रिकॉर्डिंग दे के रखी है। ऑल द बेस्ट।